वेलकम दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जेई की स्पेशल क्लास, जिसमें हम प्रीवियस ईयर 2015 से लेकर 2019-20 तक में आए हुए सभी क्वेश्चंस का संकलन लेकर आए हैं। हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें हम इलेक्ट्रिकल के सभी क्वेश्चन जो देखेंगे, जो बहुत बार पूछे गए हैं क्वेश्चन, इन क्वेश्चन की एक संकलन लेकर आए हैं दोस्तों आपके लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वोल्टेज अक्रॉस एन एलिमेंट इन ए सर्किट इज लीनियरली प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू इट, देन इट इज अ, अर्थात किसी परिपथ में एक अवयव के अक्रॉस वोल्टता इससे प्रवाहित धारा के रैखिक रूप से समानुपाती है, तब यह है एक। ऑप्शन ए है कैपेसिटर, ऑप्शन बी है ट्रांसफार्मर, ऑप्शन सी है प्रतिरोधक या रजिस्टर, या ऑप्शन डी है इंडक्टर या प्रेरक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, रजिस्टर। क्योंकि किसी भी सर्किट में कोई अवयव के अक्रॉस में वोल्टेज प्रवाहित होता है, जो करंट का जो रैखिक रूप से उसके प्रोपोर्शनल होता है वो रजिस्टर के तो होता है। अर्थात दोस्तों यहाँ पर ओम का नियम काम करेगा, V प्रोपोर्शनल टू I। तो इसमें यदि प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो V इक्वल I इंटू आर होता है दोस्तों। और जब V इक्वल I इंटू आर होगा तो इसमें जो रजिस्टेंस है, ये रजिस्टेंस ही क्या हो जाए, इसमें कांस्टेंट होगा। ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो ओम्स लॉ होता है ये लीनियर सर्किट पर अप्लाई होता है। ओम्स लॉ जो है ये लीनियर सर्किट पर अप्लाई होता है, अर्थात रेखीय सर्किट पर अप्लाई होता है। ठीक है दोस्तों। अर्थात यदि आप V और I का ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, ये V और I का ग्राफ बनाएंगे तो ये लीनियर जाएगा, मतलब रेखीय जाएगा, सभी पॉइंट पर एक समान मान मिलेगा दोस्तों। तो इसी को हम कहते हैं रेखीय। तो इसमें क्या होता है, इसमें रेखीय में ओम्स लॉ लीनियर सर्किट पर अप्लाई होता है। तो कैपेसिटर और ट्रांसफार्मर और इंडक्टर ये जो है ये अरेखीय सर्किट होते हैं दोस्तों, या तो इन्हें अरेखीय अवयव भी कहा जाता है। तो कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर और आपका इंडक्टर, ये तीनों अरेखीय कंपोनेंट या अरेखीय अवयव कहलाते हैं दोस्तों। तो ये अरेखीय मतलब नॉन लीनियर होता है, और नॉन लीनियर होने के कारण ही इसमें ओम्स लॉ का नियम फॉलो नहीं होता। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ पैसिव डिवाइस ओनली, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा केवल पैसिव डिवाइस का एक समूह है। ऑप्शन ए है डायोड, कैपेसिटर, इंडक्टर, ट्रांजिस्टर। ऑप्शन बी है रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ट्रांजिस्टर। ऑप्शन सी है ट्रांसफार्मर, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। एंड ऑप्शन डी है रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर एंड एफईटी। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ट्रांसफार्मर, रजिस्टर और कैपेसिटर और इंडक्टर। ये दोस्तों पैसिव डिवाइस हैं, और पैसिव डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो ऊर्जा की खपत करते हैं। इसीलिए आंसर इसका सही होगा ऑप्शन सी। अर्थात हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि वे युक्ति जो स्वयं ऊर्जा का प्रवर्धन नहीं कर सकते निष्क्रिय युक्ति कहलाते हैं। इसमें पैसिव कंपोनेंट के रूप में रजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। ठीक है दोस्तों। तो आर एल सी ये जो तीनों होते हैं सर, ये पैसिव कंपोनेंट होते हैं, पैसिव कंपोनेंट होते हैं दोस्तों। एफईटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये भी पैसिव कंपोनेंट होता है। ट्रांसफार्मर ये भी पैसिव कंपोनेंट होता है दोस्तों। डायोड और ट्रांजिस्टर भी पैसिव कंपोनेंट की लिस्ट में आते हैं। इसके बाद देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड, और क्वेश्चन नंबर थर्ड में द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अराउंड क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू करंट इनक्लोज्ड बाय पाथ, दिस स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विथ विच लॉ, अर्थात एक बंद पाथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का लाइन समाकलन पथ द्वारा क्लोज्ड धारा के बराबर है, यह कथन किस नियम से संबंधित है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में ESEIC में पूछा गया है दोस्तों। इसके चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए है कुलाम का नियम, ऑप्शन बी है गॉस का नियम, ऑप्शन सी है एम्पियर का नियम, और ऑप्शन डी है लेंज का नियम। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सी इज एन राइट आंसर, क्योंकि ये जो नियम होगा ये एम्पियर का नियम कहलाएगा, एम्पियर सर्कुलर लॉ। अर्थात एम्पियर का नियम क्या है, कभी किसी बंद परिपथ के चारों ओर जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मतलब जो डेंसिटी बी है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, तो ये होगा
ठीक है, तीव्रता का जो लाइन है वो समाकलन होगा या बराबर होगा, तो पथ द्वारा जो इनक्लोज्ड जो करंट है वो भी उसके बराबर होती है। तो ये कथन का जो स्टेटमेंट दिया था ये एम्पियर परिपथ का नियम है, मतलब एम्पियर्स लॉ है ये। तो दोस्तों ये देखेंगे इसमें एम्पियर का जो नियम है, ये एम्पियर का नियम क्या कहता है। तो एम्पियर का नियम कहता है, इस नियम के अनुसार किसी चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण बी में उसके किसी बंद वक्र के लिए रेखीय समाकलन वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित नेट धारा का जो एप्सिलॉन जीरो का मान होता है वो धारा के गुना में होता है। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि साई, इसे इस टाइप से लिखेंगे, बी डी आई साई बी डी एल इक्वल म्यू एप्सिलॉन जीरो आई। इसे हम दोस्तों ऐसा लिखेंगे, ये इसका जो नियम है एम्पियर का नियम, ये एम्पियर का नियम है। तो एम्पियर का जो नियम है ये एम्पियर का नियम इस टाइप से लिखेंगे दोस्तों हम, साई बी डी एल इक्वल म्यू जीरो आई। इसमें यही कहा गया दोस्तों, अर्थात ये जो है साई बी डी एल, तो ये किसी चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र का किसी बंद वक्र के लिए रेखीय समाकलन, तो यही साई बी डी एल जो है ये रेखीय समाकलन होगा इसका। और वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल, तो ये क्षेत्रफल जो है उससे होकर प्रवाहित जो धारा है, तो इस धारा का ये आई के मान है, तो इस धारा का जो मान है इसका गुणा में होगा, यही बोला गया दोस्तों। तो इसका डेफिनेशन एम्पियर्स लॉ जो है हमें समझ में आ गया। इसके बाद देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशो ऑफ वोल्टेज एंड करंट इन अ क्लोज्ड सर्किट, अर्थात बंद परिपथ में वोल्टता एवं धारा का जो अनुपात होता है वो क्या होता है। तो ये पूछा गया क्वेश्चन, सेल भिलाई में पूछा गया है, ओसीटी में पूछा गया, 2019 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आया 2019 में। इसका ऑप्शन ए है परिवर्तित होता रहेगा या वेरी होगा, ऑप्शन बी है रिमेन कांस्टेंट, ऑप्शन सी है इंक्रीजेस, ऑप्शन डी है डिक्रीजेस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर देखेंगे हम, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, रिमेन कांस्टेंट, अर्थात स्थिर रहता है। तो किसी बंद परिपथ में वोल्टेज और करंट का जो रेशो है V प्रोपोर्शनल टू I, ये क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है दोस्तों, ये दोनों कांस्टेंट रहता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर स्थिर आंसर जो बी है ये ओम के नियम का पालन करता है, अर्थात V प्रोपोर्शनल टू I ओम के नियम का पालन करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, परिपथ में जो प्रवाहित होने वाली जो धारा का मान है, I का जो मान है दोस्तों, ये धारा का मान वोल्टेज के समानुपाती होता है और रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसीलिए दोस्तों इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन बी होगा, स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस विल ओबे ओम्स लॉ, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति ओम के नियम का पालन करेगी। ये क्वेश्चन पूछा गया एचपीसीएल में 2019 पूछा गया दोस्तों। ऑप्शन है इसका रेक्टिफायर, ऑप्शन बी है इनकेंडिसेंट लैंप, ऑप्शन सी है आर्क लैंप, ऑप्शन डी है जीनर डायोड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा जो है ओम के नियम का पालन करेगी, क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही होगा, क्योंकि जो इनकेंडिसेंट लैंप है ये ओम के नियम का पालन करती है, जिसे उद्दीप्त लैंप कहा जाता है। अर्थात हम ये समझ सकते हैं कि ये जो रेक्टिफायर है ये ओम के नियम का पालन नहीं करता, आर्क लैंप भी इसका ओम के नियम का पालन नहीं करता और जीनर डायोड भी ओम के नियम का पालन नहीं करता, सिर्फ करता है ये आपका इनकेंडिसेंट लैंप, ये ओम के नियम का पालन करता है। तो ओम के नियम का पालन क्या करता है, इसका जो नियम है ये नियम कहलाता है दोस्तों, किसी ताप दाब आयतन में बिना परिवर्तन हुए, मतलब कि भौतिक अवस्था में बिना परिवर्तन हुए किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा आई और उसमें उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर V उसके क्या हो गया, प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात समानुपाती होता है। ठीक है, ये बताया गया दोस्तों। तो इसमें जो है उद्दीप्त लैंप या इनकेंडिसेंट लैंप सिर्फ यही ओम के नियम का पालन करता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों इनकेंडिसेंट लैंप, उद्दीप्त लैंप। यदि इसको हटाते हैं यहाँ से V प्रोपोर्शनल टू I, तो I यदि प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रोपोर्शनल को हटाने से V इक्वल I इंटू आर हो जाएगा दोस्तों। तो ये जो रजिस्टेंस ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट है ये। ठीक है दोस्तों, तो भौतिक अवस्था में बिना परिवर्तन हुए यदि ऐसी क्रिया होती है तो ये ओम्स के नियम का पालन करेंगे। ठीक है, तो सीधे इसको हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझ सकते हैं, V इक्वल I इंटू आर है तो V अपन I क्या हो जाएगा, इक्वल R हो जाएगा। तो ये जो रेजिस्टेंस, यही रेजिस्टेंस की बात की जा रही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ मेटेलिक कंडक्टर इज ओनली ड्यू टू, अर्थात एक धात्विक चालक में विद्युत धारा का जो प्रवाह है केवल किसके कारण होता है। ये क्वेश्चन आया है एचपीसीएल में 2019 में पूछा गया दोस्तों 2019 में। और इसका फर्स्ट ऑप्शन है उदासीन आवेश अर्थात न्यूट्रल चार्ज, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन सी है पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑप्शन डी है पॉजिटिव आयंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन्स। इसका आंसर क्या हो गया दोस्तों, इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही किसी एक जो मेटेलिक कंडक्टर है उसमें करंट का फ्लो होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है दोस्तों। ठीक है,
अब ये क्यों होता है दोस्तों, ये जानेंगे हम। तो विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह के विपरीत होता है, इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। यदि इसको फार्मूले के रूप में देखेंगे हम, तो आई इक्वल हो जाएगा आपका डी क्यू अपान डी टी। आई इक्वल क्या हो जाएगा, डी क्यू अपान डी टी एम्पियर। ठीक है दोस्तों, इसका ये फार्मूला बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करेंट इन दैट फ्लो थ्रू अ रजिस्टर इन 9 ohms व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ द रजिस्टर इज 36 वोल्ट। तो इसमें 9 ohm और 36 वोल्ट का रजिस्टर इसमें लगा हुआ है। तो 9 ohm के प्रतिरोध के माध्यम से प्रवाहित विद्युत धारा का मान एम्पियर में निर्धारित करें जब प्रतिरोध के छोरों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 36 वोल्ट है। तो ये एसएससी जेई में पूछा गया 2018 में। इसका ऑप्शन कैसे निकालेंगे, ऑप्शन है ए ऑप्शन है 8, 7 बी और सी 4 और डी 3 है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। इसमें ओम्स लॉ लगाएंगे हम, आई इक्वल वी अपान आर, और वी कितना दिया है 36 वोल्ट, आई आपका दिया है आर कितना दिया है 9 वोल्ट। तो ये हो गया आपका 9 9 4 36। तो करंट का मान कितना निकल जाएगा 4 एम्पियर दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज एन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द ओम्स लॉ। निम्न में से कौन सा कथन ओम्स के नियम के लिए सही है। तो इसका जो ऑप्शन है ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। ऑप्शन ए है ओम का नियम फैराडे पर लागू होता है, मतलब ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू द डायोड्स। ऑप्शन बी है ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू डायोड्स। ऑप्शन सी है ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू वोल्टेज रेगुलेटर, एंड ऑप्शन डी है ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू ट्रांजिस्टर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी इज एन राइट आंसर होगा दोस्तों। इसका क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ओम का नियम का जो है डायोड पर लागू नहीं होता। तो जो डायोड है ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, क्योंकि इसका जो ग्राफ होगा ये नॉन लीनियर होता है दोस्तों। नॉन लीनियर मतलब अरेखी होता है, नॉन लीनियर का मतलब होता है अरेखी, इसीलिए डायोड जो है ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस वी इन बिटवीन द एंड ऑफ अ रजिस्टर ऑफ 10 ohms रजिस्टर व्हेन द करंट थ्रू द रजिस्टर 3.5 एम्पियर। तो एक 10 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच का जो विभवांतर है पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट में क्या होगा जब प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा का मान 3.5 एम्पियर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसमें क्या क्या दिया हुआ है, आई दिया है, ठीक है, आई का मान 3.5 एम्पियर है। उसके बाद आर दिया हुआ है आपका 10 ओम। तो वी इक्वल आई इंटू आर लगाएंगे हम। तो फार्मूला ये हमने पुट कर दिया। इसमें v का मान निकालना है, तो v इक्वल 3.5 प्लस 10 मतलब 3.5 इंटू 10। तो v का मान कितना निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा 35 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा ओम के नियम का विवरण है। ऑप्शन ए है वोल्टेज इज ऑलवेज इक्वल टू करंट, अर्थात वोल्टेज हमेशा विद्युत धारा के बराबर होता है। ऑप्शन बी है वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, अर्थात वोल्टेज विद्युत धारा के व्युत्क्रम अनुपातिक है। ऑप्शन सी है करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, अर्थात विद्युत धारा वोल्टेज के सीधे अनुपातिक है। या ऑप्शन डी है करंट डज नॉट डिपेंड ऑन द वोल्टेज, अर्थात विद्युत धारा वोल्टेज पर निर्भर नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, अर्थात V प्रोपोर्शनल टू I और I प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है दोस्तों, तो जब V प्रोपोर्शनल टू I को हटाएंगे तो उसकी जगह क्या लगाना पड़ेगा, कांस्टेंट R लगाना पड़ेगा, और V अपन I इक्वल क्या हो जाएगा, R हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। निम्न में से कौन सी ऊर्जा का उसकी विमाएँ है। ये पूछा गया है एसएससी जेई मॉर्निंग शिफ्ट में 2018 में। तो ऑप्शन ए है ml² अपान टी क्यूब, ऑप्शन बी है ml² अपान टी स्क्वायर, ऑप्शन सी है t² अपान ml², या ऑप्शन डी है ml² अपान qt²। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ml² अपान t², या इसे ऐसा भी लिख सकते हैं ml² t-2, इस टाइप से भी लिख सकते हैं दोस्तों। हम इसे t पर -2 की पावर भी लगा सकते हैं। यदि ऑप्शन में ऐसा ना दिया हो या ऐसा दिया हो ml² t-2, तो भी ये भी सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय,
अर्थात स्थैतिक बिजली किससे उत्पन्न होती है। एसएससी जेई मॉर्निंग शिफ्ट में आया है 2018 में, एसएससी जेई मार्च में 2017 में भी पूछा गया। ये ऑप्शन है इसका ए केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया से, ऑप्शन बी है फ्रिक्शन घर्षण से, या ऑप्शन सी है इंडक्शन प्रेरण से, ऑप्शन डी है आपका बोथ फ्रिक्शन एंड इंडक्शन से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ फ्रिक्शन एंड इंडक्शन। दोनों से हम क्या कर सकते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि घर्षण और प्रेरण दोनों से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा सकता है।